स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे घटना के बारे में जिसके बारे में आज भी लोग जानने को उत्सुक होते हैं। 10 अप्रैल 1912 की सुबह RMS टाइटैनिक दुनिया का सबसे विशाल और आलीशान जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसमें हर तरह के लोग सवार थे। बड़े बड़े नामचीन उद्योगपतियों से लेकर इमिग्रेंट अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज की कमांड संभाल रहे थे सीनियर कैप्टन जॉन स्मिथ। पैसेंजर और पब्लिक में इस टाइटैनिक को लेकर बहुत आकर्षण था। ये जहाज उन दिनों का सबसे बड़ा जहाज था। इसकी लेंथ 269 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर थी। इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी वो लाजवाब थी। उस जमाने में इस जहाज को बनाने में तकरीबन $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के $400 मिलियन के बराबर था। जहाज के अंदर की बनावट किसी 5 स्टार होटल को भी मात देती थी। कांच की खिड़कियां और वुड पैनल, 2 बड़े ग्रैंड स्टेयर, एक स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी थी। इसके सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे, जिसके कारण इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था। व्हाइट स्टार कंपनी ने इसे बनाया था, जो दावा करता था कि यह जहाज कभी डूबेगा नहीं। फिर क्यों ये अपने पहली सफर में ही समंदर की गहराइयों में समा गया? आइए जानते हैं इसका सच। 10 अप्रैल 1912 की सुबह यह टाइटैनिक अपने लंबे सफर के लिए निकलता है। ठीक उसके 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलती है। जिस अटलांटिक ओशन पर यह जहाज सवार होकर अमेरिका पहुंच रहा था, उस रूट पर बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद थे जो खतरा थे इस जहाज के लिए। ये वार्निंग इतनी अनयूजुअल चीज नहीं थी जिसे अनसुना कर दिया जाए। समुद्र से गुजरने वाले अन्य जहाज उन दिनों अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के जरिए संदेश भेज आगाह करते थे कि इस एरिया में बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, सावधानी बरतें। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद 2 बार टाइटैनिक अपने रूट को बदलता है। कैप्टन स्मिथ और उसका क्रू इन चेतावनियों को अनसुना कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलकर अंधेरा हो जाता है, तापमान नीचे गिर जाता है। उस रात के बारे में कहा जाता है कि उस रात आसमान पर चांद दिखाई नहीं देता है, इसलिए मूनलाइट नहीं होने के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज के ऊपर एक नेस्ट क्रू होता है जो काफी हाइट पर होता है। उसे लुक आउट पॉइंट भी कहते हैं, जो सामने नजर रखता है। उस रात जो बंदा इस जगह पर था उसे बहुत ठंड का सामना करना था। ठंडी हवाओं के कारण आंखों से आंसू निकलते हैं, जिसके कारण सामने देखना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी कारण रात के 11:39 पर फेडरिक नामक इस बंदे को सामने अचानक एक आइसबर्ग दिखाई पड़ता है। वो जल्दी से घंटी बजाकर कैप्टन को आगाह करता है। फोन घुमाकर ऑफिसर को सामने आ रहे आइसबर्ग के बारे में बताता है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस सूचना को सुनकर तुरंत जहाज के चालक दल को जहाज लेफ्ट साइड में मोड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुकी है। सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा जाता है और 10 सेकंड तक आइसबर्ग से खिसकता चला जाता है, जिसके कारण टाइटैनिक के आगे वाला हिस्सा, जिसे वो कहते हैं, उसमें बड़ा सुराग बन जाता है, जिससे अगले 6 कंपार्टमेंट में पानी घुस जाता है। यह जहाज जिस आइसबर्ग से टकराता है वो तुलना में टाइटैनिक से बहुत बड़ा होता है, जो लेंथ में 200 बाय 400 यानी एक फुटबॉल मैदान के जितना और ऊंचाई में टाइटैनिक के नेस्ट को टकराता है। इसका वजन अंदाजा 1 लाख टन के करीब होता है। जो जहाज के टकराव के कुछ मिनट बाद कैप्टन स्मिथ और थॉमस एंड्रू तुरंत पहुंचते हैं ये देखने की जहाज को नुकसान कितना हुआ। तो उन्हें पता चलता है कि जहाज डूब जाएगा। यह देखकर वह चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, कभी डूबेगा नहीं। पर टकराव के कारण हुए नुकसान उन्हें चौंका देते हैं। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू को डिस्ट्रेस कॉल भेजने का ऑर्डर देते हैं, इस उम्मीद से कि शायद आसपास कोई जहाज होगा जो मदद के लिए आए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस कॉल भेजने लगते हैं। 20 मिनट बाद एक RMS कारपेटिया जहाज से उन्हें रिस्पॉन्स आता है, जो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर होता है। बाकी क्रू मेंबर हवा में रॉकेट जलाते हैं इस उम्मीद में कि कोई तो जहाज होगा जो इस सिग्नल को देखेगा। इस दौरान कैप्टन स्मिथ बाकी यात्रियों को लाइफ बोट में बिठाकर छोड़ देने की ऑर्डर देते हैं, उसमें भी औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा कहते हैं जहाज में लाइफ बोट सिर्फ 20 ही होती। पैसेंजर की अगर बात की जाए तो वो बेखौफ होते हैं तब तक जब तक कि उन्हें यकीन होता है इस बात का कि टाइटैनिक सच में डूबने वाली है, क्योंकि वो मानते थे कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, क्योंकि इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने उन्हें ये दावा किया होता है। समय गुजरते जब उन्हें यकीन होता है
तब जहाज पर अफरा तफरी हो जाती है। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। लाइफ बोट में जान बचाने के लिए हर कोई लड़ झगड़ता है। लाइफ बोट सिर्फ 20 थी और पहले लोग बेखौफ होते हैं तो पहले जितनी लाइफ बोट छोड़ी जाती है उनमें कम यात्री सवार होते हैं। मगर जब लोगों को समझ आता है तब जहाज पर बहुत कम लाइफ बोट बची होती है, इसलिए बाकी यात्रियों को लाइफ बोट पर जगह कम पड़ने लगती है। रात के 1 बजे तक जहाज के आगे वाले हिस्से में पानी इतना भर जाता है कि आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से डूब जाता है और टाइटैनिक धीरे धीरे टिल्ट होकर उसका पिछला हिस्सा यानी प्रोपेलर तक पानी के बाहर आ जाता है। इस वक्त जहाज में 1500 यात्री मौजूद होते हैं। अचानक से टाइटैनिक बीच से 2 हिस्सों में टूट जाता है और रात के 2:20 पर पूरा टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब जाता है। उसके साथ वो सभी 1500 लोग भी समंदर की गहराई में समा जाते हैं। जिन लोगों को तैरना आता था वो ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए। कहा जाता है कि उस रात समंदर के पानी का तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस था। इतने ठंडे पानी में किसी का भी बच पाना नामुमकिन था। टाइटैनिक कैप्टन स्मिथ आखिरी वक्त तक अपने केबिन में व्हील पर बने रहे और टाइटैनिक के साथ ही RMS कार्पेटिया जहाज जो मदद के लिए निकला था वो भी हादसे वाले जगह पर 3.5 घंटे बाद पहुंचा। बदकिस्मत से कोई बचा नहीं, मगर जो लोग लाइफ बोट में बचकर भाग निकले थे उन सभी 705 लोगों को बचाने में RMS कार्पेटिया का इस घटना ने सारे जहां को हिलाकर रख दिया। इस जहाज के डूबने के बाद कई सवाल उठाए गए। जब इंक्वायरी बिठाई गई तब कुछ आश्चर्यजनक सच सामने आए जो टाइटैनिक को डूबा देने के कारण बने। उनमें से पहला सच तो यह है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तब जो हवा में रॉकेट जलाए गए इस उम्मीद में कि शायद कोई तो जहाज होगा आसपास जो मदद के लिए आएगा, तब किसी ने यह सिग्नल देखा था। जी हाँ, ये सिग्नल देखा था SS कैलिफोर्निया जहाज ने, जो टाइटैनिक सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी पर था, जो होराइजन पर भी टाइटैनिक को देख सकता था। जब टाइटैनिक ने रेडियो संदेश भेजा तब इस SS कैलिफोर्निया के कैप्टन ने रेडियो बंद 2 घंटे पहले ही बंद कर दिया, जिसके कारण टाइटैनिक से छोड़े हुए रेडियो सिग्नल को वो सुन नहीं सके। मगर फिर भी टाइटैनिक ने जब हवा में रॉकेट चलाया तो SS कैलिफोर्निया के कैप्टन को गलतफहमी हुई थी। शायद वो लोग पार्टी कर रहे थे, जश्न चल रहा होगा, इसलिए उन्होंने रॉकेट चलाया। इसकी इस गलतफहमी ने 1500 लोगों की जान ली। अगर इस SS कैलिफोर्निया के कैप्टन टाइटैनिक को बचाने पहुंच जाता तो शायद टाइटैनिक के सभी 1500 लोगों को बचाया जा सकता था। दूसरा सच यह निकला कि टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ में जहाज की रफ्तार कम नहीं थी। खतरे का अंदेशा होते हुए भी वह 21 नॉट की स्पीड से उसे टाइटैनिक चलने लगा, क्योंकि उसे RMS कंपनी की तरफ से ऑर्डर था कि उन्हें टाइटैनिक 6 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचाना। तीसरा सच ये निकला कि जब नेस्ट क्रू को आगे बर्फ का पहाड़ दिखाया तो तुरंत उसने चालक दल को जहाज लेफ्ट साइड मोड़ने को कहा, मगर इस हड़बड़ाहट में चालक ने गलती से व्हील राइट साइड यानी बर्फ के पहाड़ की तरफ मोड़ दिया था, जिसके कारण टाइटैनिक राइट साइड से बर्फ के पहाड़ से टकराया। चौथा सच ये निकला कि टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, क्योंकि RMS कंपनी जिसने इस जहाज को बनाया था वह यह दावा करता था कि यह जहाज कभी डूबेगा नहीं। इसी आत्मविश्वास के चलते जहाज पर लाइफ बोट की संख्या कम रखी गई। इस घटना के बाद सारे शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। 1914 में नेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया जो जहाजों को उनके रूट पर आने वाले खतरों के बारे में अलर्ट कर सके। कुछ लाइफ बोट रेगुलेशन बनाए गए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाइफ बोट जहाजों पर मौजूद हो। ये टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 की रात 2:20 के समय अटलांटिक समंदर में डूब गया था। उसके बाद इस जहाज को 1985 में अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलेड ने समंदर के नीचे जाकर खोजा था। उन्होंने पाया कि यह जहाज समंदर 3800 मीटर की गहराई में है। इसके 2 टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर हैं। आज यह जहाज तकरीबन नष्ट होने की कगार पर है। समंदर के तले जो कीचड़ है उसमें यह धीरे धीरे धंसता ही जा रहा है। 111 साल से यह जहाज समंदर तले पड़ा हुआ है। समंदर के खारे पानी ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। एक अंदाज के अनुसार यह जहाज 2030 तक गायब हो जाएगा, यानी पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। मगर आज भी इस टाइटैनिक के बारे में लोगों में बहुत आकर्षण है और यह आकर्षण कभी कम होगा भी नहीं। इस जहाज से जुड़ी बातें आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे और मिलता हूँ अगले वीडियो में।